दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एनडीआर की टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि फरवरी के महीने में एक डबल मर्डर हुआ था नजफगढ़ के एक सैलून में। उसमें दिन दिहाड़े गोली मारी गई थी पॉइंट ब्लैंक रेंज से और 2 लड़कों का मर्डर कर दिया गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। लोगों ने देखा कि कैसे 2 लड़के पहले आते हैं सैलून के अंदर, वहाँ पर ऑलरेडी 2 लड़के मौजूद हैं, एक साथी उनका और मौजूद है। बातचीत होती है, कुछ आपस में इनकी बहस होती है और फिर ये 2 लड़के चले जाते हैं और वापस आते हैं हथियारों के साथ और गोली मारकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। मुकदमा ये है कि 9 फरवरी को नजफगढ़ में एक सैलून के अंदर, सीजर नाम के सैलून के अंदर आशीष और सोनू नाम के 2 लड़कों का मर्डर हो जाता है और इनका एक साथी नीरज जो बाहर खड़ा था, बाद में उसके बयान पर एक मर्डर का केस दर्ज हुआ, आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। नीरज जो चश्मदीद गवाह था, उसने बताया, एफआईआर में भी लिखा है कि उसको पूरा यकीन है और उसने पहचाना भी कि इसमें संजीव धैया और उसके साथी हरीश एलियस चिंटू, ये दोनों आए थे और इनकी आपस में रंजिश चल रही थी, इनकी आपस में चैलेंजिंग चल रही थी, थ्रेटनिंग चल रही थी, एक दूसरे को मारने की बात चल रही थी। और किस तरह एक पुराने मुकदमे में जो 2021 में छावला में हुआ था, जिसमें नरेश करने का मर्डर हुआ था, उसके बाबत कुछ तनातनी चल रही थी। ये लोग जेल में भी थे और आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रहे थे। तो ऐसे में नीरज के बयान पर जब केस दर्ज हुआ तो उसमें पता चला कि संजीव और हरीश चिंटू ये दोनों इस घटना में शामिल हैं और इन दोनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। वेपन लेके आए हैं और इस पे एक्शन किया है। तो जब ये फरवरी में घटना घटित हुई, सभी टीमें दिल्ली पुलिस की काम करना शुरू कर दी। हम जानते हैं कि किस तरह टास्किंग होती है और सभी यूनिट्स दिल्ली पुलिस की, कोई भी इस तरह का केस होता है तो जुट जाती हैं काम करने में। फील्ड फंक्शनरीज, हमारी फील्ड यूनिट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स जो हैं या बाकी यूनिट्स की टीम, तो क्राइम ब्रांच को भी टास्किंग हुई, क्राइम ब्रांच को भी काम मिला कि कहा गया, आदेश भी हुए और हम लोग सेल्फ मोटिवेशन, सो मोटो भी काम करते हैं। तो हमारी एनडीआर की टीम, जिसको हमारे डीसीपी जो मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं संजय सैन सुपरवाइज करते हैं एनडीआर की टीम को, और उसको एसीपी उमेश बर्थवाल सुपरवाइज करते हैं, लीड करते हैं, और उनके साथी इंस्पेक्टर राकेश कुमार और उनके साथ उनकी टीम के मेंबर एसआई अमित ग्रेवाल, एसआई अनुज, नरेंद्र गोदारा, एएसआई विकास, एएसआई रविंदर कृपाल, हेड कांस्टेबल सुखबीर, राहुल जसपाल, भाग सिंह, इरशाद, नाहन जी, कमल गोदारा, रविंदर और सत्यवान, और हमारी एक लेडी कांस्टेबल रीना जो आप देख सकते हैं सबसे दाहिनी ओर खड़ी है। ये पूरी टीम एनडीआर की भी इस काम में लग गई और लगातार हम लोग मशक्कत करते रहे, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते रहे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और जो आज की डेट में नए नए जो इन्वेस्टिगेशंस के मोड आ गए हैं उन सब पे हम लोग काम करते रहे। जगह जगह हमने रेड्स की, जगह जगह हमने सोर्सेज डेवलप किए, जगह जगह हम लोगों ने जाकर इन्वेस्टिगेशन की, जगह जगह हम लोगों ने लीड निकालने की कोशिश की, और बहुत लगातार मेहनत करने के बाद एसीपी बर्थवाल और संजय सैन की टीम को क्लू ये मिला कि जो ये चिंटू है, हरीश चिंटू, ये फेक पासपोर्ट बनवाकर अमृतसर से जून के महीने में इंडिया से बाहर चला गया है। ये इत्तला मिलने पर हम लोगों ने फिर से काम शुरू कर दिया और उस पासपोर्ट की डिटेल्स निकालने की कोशिश की। उस पर भी लगातार मेहनत हुई, पूरी टीम ने काम किया। मैं नाम आपको सबको बता चुका पूरी टीम का। और पासपोर्ट का नंबर हम लोगों को मिला, पासपोर्ट की डिटेल्स मिली और इमीडिएटली हम लोगों ने उसकी एलओसी खुलवा दी, क्योंकि हमें ये सूचना मिली थी कि ये दोनों लड़के संजीव और उसका साथी हरीश चिंटू मर्डर के बाद छुपते रहे, इधर उधर भागते रहे। फिर ये फेक पासपोर्ट, हरीश चिंटू का तो कंफर्म हुआ कि फेक पासपोर्ट पर ये अमृतसर एयरपोर्ट से बाहर चला गया।
एलओसी खुलवा दी। एलओसी खुलवाने के बाद अभी आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये हरीश एलियस चिंटू एलओसी में डिटेक्ट हुआ। ये बाहर देश से, किसी देश से डिपोर्ट हुआ, यहाँ आया और यहाँ पर एलओसी में डिटेक्ट हुआ। और जैसा कि सिस्टम है, प्रोसीजर है, क्राइम ब्रांच को इत्तला दी गई। क्राइम ब्रांच जाकर इसको फॉर्मल इंटेरोगेट करने के बाद, पहचान करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद फॉर्मल अरेस्ट करके इसको ले आई है। इससे पूछताछ जब हमने की, इसको इंटेरोगेट किया, तो इसने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। कुछ मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो दूसरी डिटेल्स हैं, जो हमारे आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आनी है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसने ये बताया कि ये जून के महीने में अमृतसर एयरपोर्ट से शारजा चला गया था 9 जून को। इसने फेक पासपोर्ट बनवाया और फेक पासपोर्ट बनवाकर ये शारजा चला गया। शारजा के बाद एज पर हिम, जो इसने बताया कि ये वहाँ के बाद बाकू गया, बाकू के बाद से वापस इस्तांबुल आया, इस्तांबुल से ये मंडोवा जाने की कोशिश कर रहा था। मंडोवा से ये डिपोर्ट हुआ और डिपोर्ट होके ये यहाँ आ गया। इसने हमारे को ये भी बताया कि मेन रंजिश, जो पुरानी रंजिश हम सभी जानते हैं कि जब नरेश करने जो फाइनेंसिंग का काम करता था, जब उसका मर्डर हुआ 2021 में, जिसमें नीरज का साथी एक जो है वो उसमें इन्वॉल्व था, संजीव का साथी नीरज एक इन्वॉल्व था। नीरज जो है उस टाइम पर प्रेजेंट भी था, वो शामिल भी था। और उसके बाद संजीव के साथी होने के साथ साथ इन सभी का भी ये साथी था। आपस में दोनों ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में थे। जेल में ये भी मिले। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि एक दिन पहले ही ये जो मर्डर हुआ फरवरी में, एक दिन पहले ही ये हरीश चिंटू जेल से छूटा था बेल पर, और 8 तारीख को ये छूटा। तो इसको संजीव लेने गया, इसने रिसीव किया, रिसीव करके अपने पास रखा और बताया कि ऐसे ऐसे जो है हमने अगले दिन जो सामने आशीष और सोनू हैं, जहां से उनको धमकियां मिल रही थी, बिकॉज आशीष जो डिसीज्ड है इस केस में, वो भी मुकदमेवार है, उस पर भी मुकदमे थे, इनाम था 1 लाख रुपए का। और साथ में उसका साथी सोनू जिसको गोली लगी, ये वो भी सेम क्रिमिनल बैकग्राउंड और सेम ग्रुप के थे। तो वो इनको धमकी दे रहे थे, ये उनको धमकी दे रहे थे। कोर्ट में मिल रहे थे तो धमकी मिल रही थी, कहीं और मुलाकात हो रही थी तो धमकी, क्रॉस धमकी हो रही थी। तो इन दोनों ने ये सोचा कि इससे पहले कि वो अपनी धमकी को अंजाम दें, उसको एग्जीक्यूट करें धमकी को, इससे पहले हम ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन्होंने उस धमकी के काउंटर में हरीश चिंटू और संजीव ने वेपन ले जाकर नजफगढ़ के सीजर सैलून में उन दोनों का मर्डर कर दिया। नीरज जो चश्मदीद गवाह था, जिसके बयान पे पर्चा दर्ज हुआ, ये केस अब खुल गया है। हरीश चिंटू गिरफ्तार हो गया है। आगे की कार्रवाई जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंटेरोगेशन हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही कोई नए फैक्ट्स मिलेंगे आपको बताएंगे। ये जो अभी बताया इसने कि जब ये जेल में था और ये पहले भी जब ये अरेस्ट हुआ एक्सटॉर्शन के मुकदमे में, तो ये योगेश टुंडा के कहने पर एक्सटॉर्शन कर रहा था। और योगेश टुंडा हम सभी जानते हैं कि उसके एफिलिएटेड जो ग्रुप है, कपिल कल्लू, दीपक बॉक्सर, गोगी, उनके साथ शामिल है। तो ये उनके लिए एक्सटॉर्शन कर रहा था। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया और पहले कितने केस हैं उस पर? आरोपी को हमें बताया कि एलओसी में एयरपोर्ट पे ये डिटेक्ट हुआ। तो एयरपोर्ट पे जब एलओसी में डिटेक्शन होती है तो जिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एलओसी खुलवाई होती है उसको इत्तला की जाती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने हमें इत्तला की, बिकॉज एलओसी क्राइम ब्रांच की एनडीआर टीम ने खुलवाई थी अभी कुछ दिन पहले ही। तो हमें इत्तला मिली, हम जाकर इसको वहाँ से लेके आए। फर्जी दस्तावेजों की बात की जाए तो वो कहाँ से इन्होंने बताया? फर्जी दस्तावेजों की अभी जो अब प्रिलिमिनरी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पंजाब से इन्होंने जो है वहाँ के कुछ लोगों से मदद लेकर नकली पासपोर्ट बनवाया और वहाँ से ही, अमृतसर से ही इसने फ्लाई आउट किया। जो पोर्ट ऑफ वो है एग्जिट, वो अमृतसर है और वहाँ से ये निकल कर मिडिल ईस्ट कंट्री गया। सर ये क्या कहना सही हुआ कि जो मर्डर हुआ था ये गैंग वॉर के चलते मर्डर हुआ था, दोनों मर्डर, डबल मर्डर? इसको हम लोग एग्जैक्टली गैंग वॉर नहीं कह सकते, एक अपोजिट गैंग नहीं कह सकते। ये सारे के सारे एक साथ ही एक ही ग्रुप के साथी हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे को फरारी कटवाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। दीपक बॉक्सर वगैरह नाम है, तो नीरज भवाना
गैंग के लोगों को? मैं आगे ज़्यादा जो फैक्ट है मैं उन्हीं पे है आपके बात कर रहा हूँ कि जब ये पहले भी बंद हुआ तो तब एक्सटॉर्शन केस में ये योगेश टुंडा के कहने पे एक्सटॉर्शन कर रहा था। तो जो फैक्ट्स हैं मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ, इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ ना करें। तो बाकी जो ये पहले ये गैंग वॉर नहीं है एग्जैक्टली, कोई रिवर्स या राइवलरी नहीं है, आपस में ही ये इन दोनों ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था ये आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहा था। और कई बार शक आता था इनको कि जो मेरी मुखबरी की है वो शायद संजीव ने करी है, या संजीव को शक था कि जो कुछ बातें पुलिस को पता चल रही है या किसी और को पता चल रही है तो मुखबरी इनके साथ ही कर रहे हैं जो डिसीज्ड हैं। एक दूसरे को जो धमकी दी जा रही थी उसका कारण रूट कॉज यही था? रूट कॉज आपस में ही इनका ये था कि इनको ये लग रहा था, हमने प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि ये इनको ये लग रहा था कि ये दोनों जो हैं आशीष, सोनू और नीरज, ये तीनों इनकी मुखबरी कर रहे हैं। और उनको ये लग रहा था कि वो दोनों संजीव खासकर और हरीश चिंटू उस पूरे ग्रुप में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं था, वो थोड़ा सा बाहर के जिसे कहते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरी में रहने वाला आदमी था। तो उनको ये लग रहा था कि वो उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो जब ये अरेस्ट होते थे तो आपस में जेल में भी ये बात चलती थी कि फलाने आदमी ने मुखबरी की, और उनको लगता था कि जो उनके ऊपर मुसीबत आ रही है या उनके अरेस्टिंग हो रही है कि ये लोग मुखबरी कर रहे हैं। सर, दो सवाल है कि तकरीबन 10 महीने से फरार थे और 10 महीने के अंदर इसने बाहर से बैठ के रंगदारियां भी मांगी हैं, कई जगह कुछ वारदात करवाई हैं, और एक ये भी पता लगा है कि ये मोंटी मान के संपर्क में भी था और उसके कहने पे लगा। लवली, ये इस अभी तक किसी भी मुकदमे में ऐसा नहीं आया है कि हरीश चिंटू रंगदारी कर रहा था या करवा रहा था या किसी को एक्सटॉर्शन कर रहा था। ये नकली पासपोर्ट पर जुलाई में गया है बाहर, और अभी तक कोई भी ऐसा फैक्ट सामने नहीं आया है जिसमें एक्सटॉर्शन में इसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही हो। लेकिन हाँ, मुकदमे जो हैं उसमें हम लोग चेक करेंगे, आज ही इसको लेके आए हैं और ये देखेंगे जो नाम आप ले रहे हैं वो उस नाम को उस नाम के नाम पर रंगदारी के केसेस हुए हैं, रंगदारी के केसेस हुए हैं कि मोंटी मान के कहने पर कॉल्स हुई हैं। वो वेरिफिकेशन की बात है, मतलब वो हम लोग पुख्ता तौर से नहीं कह सकते, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि एक्सटॉर्शन की कॉल्स कई बार फेक भी निकल रही हैं। बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो सैलून वाले केस को दिल्ली पुलिस की कई टीमें बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, तो क्या पिछले 8-10 महीने से पहले से पता था कि इस जगह पर है, यहाँ है? हमारे पास जो इत्तला थी कि ये कहाँ हो सकता है, कहाँ जा सकता है, और जो भी लीड्स थी, जो भी गैंगस्टर्स के साथ ये एफिलिएटेड रहा, कनेक्टेड रहा, उन पर वॉच रखने वाली बात थी। और जितने भी हमारे तरीके हैं पुलिस के जो हम शेयर नहीं कर सकते, उस पर काम चल रहा था। हमारी टीम खासकर एनडीआर की रिलेंटलेसली जिसे कहते हैं, बगैर रुके, बगैर थमे, बगैर सांस लिए लगातार काम करती जा रही थी। और ये था कि इन दोनों को, बिकॉज ये मुकदमा पेंडिंग था, वर्कआउट नहीं हुआ था, नजफगढ़ का डबल मर्डर केस था, इंपॉर्टेंट था पुलिस के लिए, हमने वर्कआउट कर लिया। 8 फरवरी 2024 को